हाय, दिस इज अंजुम बत्रा। और दोस्तों, आप लोग मुझे देख रहे हैं फिल्म की बात पे। और अभी अभी मेरी फिल्म आई है चमकीला। मैंने उसमें एक कैरेक्टर प्ले किया है, केसर सिंह टिक्की। और कुछ लोगों ने आप में से देख ली होगी फिल्म, और जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज नेटफ्लिक्स पे देखिए हमारी फिल्म को। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो मेरे यारा, मैनू विदा करो। नमस्कार, सभी का स्वागत है फिल्म की बात गेस्ट इन द हाउस शो में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। और एक्टर अंजुम बत्रा जी, जो जिनको अभी रिसेंटली अभी आपने देखा चमकीला फिल्म में। इससे पहले मामला लीगल है में भी वो नजर आए थे और बहुत ही गजब के एक्टर हैं, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। और चमकीला में तो खैर उनकी तारीफ बहुत ज्यादा आजकल हो भी रही है, और फिल्म है भी उस लायक की काफी तारीफ हो इस फिल्म की। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इम्तियाज ने। तो स्वागत करते हैं अंजुम बत्रा साहब का। अंजुम भाई, स्वागत है आपका थैंक फिल्म। यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन सर। बहुत अच्छा लग रहा तो है। थैंक यू सर। अंजन भाई, हम लोग सीधा जो है चमकीला पर आते हैं। तो जी। इसी से जुड़े हुए सवाल थोड़े रखते हैं पहले, और बाकी फिर कभी दोबारा मुलाकात में हमसे आप डिटेल में आपकी जो जर्नी रही है उनके बारे में करेंगे। तो जी 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 जी। तो ये जो फिल्म है, इसकी जो आपका ओपनिंग शॉट है, मैं उससे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो जो ओपनिंग शॉट है आपका, वो मल्टीपल टाइम आता है फिल्म के अंदर, क्योंकि वो एडिट होता है तो पूरा, क्योंकि वो लेकिन सीन काफी लंबा है। और उसमें बहुत सारे जी इमोशंस आपके नजर आते हैं। जैसे एक जगह आपका गिल्ट सामने आता है कि यार मेरे मतलब मैंने उसको बोला इस तरह, जिसकी वजह से वो उसकी डेथ इस तरह से हुई। या फिर एक जगह आप उसकी डेफिनेटली। उसकी जो सफलता है उसके बारे में जब बात करते हो तो आप खुश नजर आते हैं। और फिर एक जगह तो मतलब ऐसे बहुत सारे इमोशंस आपने उस पर्टिकुलर सीन में दिखाए हैं, बहुत ही मल्टीपल जी। तरह के। तो वो सीन काफी लंबा सीन ऑब्वियसली शूट हुआ होगा। थोड़ा सा बताइए कि वो कितने दिन लगे उस शूट सीन को शूट करने में, और उसका जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा शेयर करें। सर, उस पूरे नरेशन पार्ट को शूट करने में सर एक दिन। अरे वाह, और क्या! एक दिन भी नहीं सर, कुछ कुछ चंद घंटे। अच्छा। ये इम्तियाज सर, जी 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 जी। और इम्तियाज सर ने यही बोला था कि यार ये मेरे को पता है कि बहुत हैवी है, इसके लिए प्रिपरेशन भी थोड़ी सी इस तरह की लगेगी, क्योंकि हम्म। सर क्या होता है, एक्टर भी थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो जाता है जब उसको पता चलता है कि ये सारी चीज, ये स्टोरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, या मतलब केसर सिंह टिक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और हम्म। आपको नरेट करना होता है, आप सूत्रधार हैं। जैसे फिल्म में केसर सिंह टिक्की के अलावा किक्कर एक कैरेक्टर था, वो भी सूत्रधार था। हम्म। अपने क्या नाम था, सिविया, स्वर्ण सिंह सिविया, वो भी सूत्रधार का मतलब किरदार निभाते हैं। तो वो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके कंधों पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, तो थोड़ा सा आप प्रेशराइज फील करते हो। और जब आपको ये पता चलता है कि यार ये सीन जो सारे हैं, ये जो सारा शूट करने वाले हैं, वो हम एक गो में करने वाले हैं, इन वन गो। और कुछ चंद घंटों में शूट करने वाले हैं, तो फिर आपको प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी पड़ती है। बट सच में बताऊं तो अच्छा ही हुआ कि ये एक दिन में। और इम्तियाज अली सर ने इसको ऐसे ही किया हुआ था कि इसको हम एक दिन में ही शूट करेंगे। वो अच्छा भी कहीं ना कहीं हुआ, क्योंकि मैं उस जोन में था, बिल्कुल। उस एक जोन में, और वो फिर निकल गया। तो हम्म। बस वो वो एक सीन ही दिन में, और मतलब कुछ चंद घंटों में। वो सीन वाकई इतना अच्छा से निकल कर आया, और इतने सारे इमोशंस आपने उसमें शो किए हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत है। एक सवाल मैं और करना थैंक यू चाहूंगा बिफोर कि मैं फरहाद के पास सर। जाऊं, जी जी कि ये जो कैरेक्टर है टिक्की का, जी। अभी मेरे ख्याल से रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी रियल टिक्की से मिले आप इस रोल के प्रिपरेशन के लिए? सर, वैसे अभी मैं आपको बता दूं कि टिक्की जी अभी ही डेथ हुई है उनकी, जनवरी में। अच्छा। ओके। और जी जी, इम्तियाज सर उनसे काफी दफा मिले थे। मैं मिलना चाहता था, लेकिन मैं इस चीज को रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं उनको क्यों नहीं मिल पाया। मतलब अच्छा। शायद कुदरत ने ऐसा ही शायद लिखा था कि मेरा शायद उनसे मेल नहीं लिखा था। लेकिन अभी उनकी फैमिली से जैसे मेरी बात हुई 3 4 दिन पहले, तो मेरे को सच में ऐसा लगा कि मैंने शायद उनको मिल लिया है। जब बिल्कुल। उन्होंने तस्दीक कर दिया कि आपने बहुत अच्छा किया, टिक्की का कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया, तो उनकी वाइफ से भी मेरी बात हुई। तो मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं तो पहुंच गए हैं, शायद कि कहीं करीब पहुंच गए हैं, कि उनकी फैमिली तस्दीक कर रही है इस बात को। बिल्कुल। बट मैं बिल्कुल। मिलना चाहता था, सच में मिलना चाहता था। हम्म। ठीक है, जी चलिए फरहाद की तरफ बढ़ता हूँ। फरहाद, आप अपने सवाल के साथ। जी।
तो अंजुम भाई, मेरा एक क्वेश्चन था आपके फरहाद ऑडिशन सर, हाउ आर प्रोसेस यू, को कैसे हैं लेके आप? कि बस बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ आपकी दुआ से, थैंक यू। आप भी चलिए, जच रहे शुक्रिया। हो। अरे सर। सो मेरा क्वेश्चन था ऑडिशन प्रोसेस को लेके फॉर द रोल ऑफ टिक्के इन चमकीला। तो ये ऑडिशन प्रोसेस कैसा था, मतलब क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ऑडिशन में एक्टर जो है उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता, दे डोंट हैव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट द स्क्रिप्ट इज एंड किस तरीके का कैरेक्टर है, उसका ओरिजिन क्या है। तो वो एक्टर बहुत अकेला होता है। तो जो आपको जब सुन रहे हैं अभी लोग, तो वो आप मतलब उन पे रोशनी डाल सकते हैं कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट कैरेक्टर फॉर द ऑडिशन, फ्रॉम द ऑडिशन प्रोसेस। जी सर। सर तो होता क्या है कि जब आपको किसी कैरेक्टर के लिए कॉल आता है फ्रॉम द कास्टिंग डिपार्टमेंट, जैसे ये फिल्म के लिए मेरे को कॉल आया था मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से, तो उनके असिस्टेंट से कॉल आया था। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि जो एक डायरेक्टर है या राइटर है, जिन्होंने जैसे इम्तियाज सर ने, मतलब वो राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, साजिद अली के साथ वो मतलब राइटर इम्तियाज सर भी हैं। तो वो जब उन्होंने जो ब्रीफ दिया होगा कास्टिंग डिपार्टमेंट को, और कास्टिंग डिपार्टमेंट के मुकेश भाई से अगर किसी के उनके सेकंड या थर्ड असिस्टेंट को जो ब्रीफ मिला होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा फर्क पड़ जाता है, एडल्ट्रेशन हो जाती है बीच में कहीं ना कहीं। कई दफा बिल्कुल वैसे ही पहुंचती है बात आप तक, क्योंकि आप भी शायद उस चीज को पता नहीं कैसे कंसीव करते हो, उस पर्टिकुलर जो आपको ब्रीफ दिया जाता है। तो फिर आप तक भी वो चीज, फिर आप अपने कुछ चीजें बनाते हो, तो वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है ब्रीफ जो डायरेक्टर से आपको चल के आया था। लेकिन मेरे को लगता है कि इस कैरेक्टर का थोड़ा सा मुझे, मैं इस कैरेक्टर से वाकिफ था कि ये कौन इंसान है। जैसे कि इम्तियाज सर ने मेरे को बाद में बताया भी इस कैरेक्टर के बारे में, लेकिन पहले इतना नहीं पता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता था। और जब ऑडिशन के लिए आया तो मेरे को पूरा उन्होंने ऑडिशन के वक्त भी मेरे को पूरा ब्रीफ दिया गया कि बेसिकली ये कैरेक्टर है क्या, इसका चमकीला के साथ क्या रिलेशन था, अभी ये अभी भी ये जिंदा है ये कैरेक्टर। और आजकल फिर मैंने उनके वीडियोस भी देखे, मतलब ऑडिशन रिकॉर्ड करने से पहले। तो थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में था, मतलब कास्टिंग टीम की तरफ से भी बताया गया था। और कुछ अपनी भी आदमी एक आधा दिन तो रिसर्च करते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है ऑडिशन के टाइम पे। तो एक आधा दिन में जो भी मैं पता कर पाया, तो फिर मैंने उस हिसाब से ऑडिशन दिया। एक दफा दिया, दो दफा दिया इसी कैरेक्टर, वैसे तो मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए भी ऑडिशन दिए थे मेरे को जब कॉल आए। तो लेकिन टिक्की के लिए भी मैंने, इस कैरेक्टर के लिए भी मैंने दो तीन दफा ऑडिशन दिए अलग अलग ब्रीफ के साथ, कि सर अभी इसको ऐसे करके भी देख लेते हैं, अभी इसको ऐसे करके भी देख लेते हैं। तो वो है। तो बट प्रोसेस तो मेरे ख्याल तकरीबन यही रहता है। और मेरे को नहीं लगता कि कहीं वो आपसे ये चाह रहे होते हैं कि आप एकदम कहीं कमाल कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस मेरे हिसाब से ये ऑडिशन एक प्रोसेस है कि डायरेक्टर को या कास्टिंग टीम को जो आपको कास्ट करने वाले हैं, उनको ये पता चल जाए कि ये एक्टर में क्या कैपेबिलिटी है। कई दफा वो कैपेबिलिटी अपनी नहीं भी शो कर पाता ऑडिशन में, लेकिन अगर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है, और क्योंकि कैमरा ऑन होते ही कई कई लोग, जो कई एक्टर्स हैं, वो थोड़े फेक हो जाते हैं, वो थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी में उनके चेंज आ जाती है। और अगर वो अनटिल अनलेस वो स्क्रिप्ट की डिमांड है तब तो आप वैसे ही बोलेंगे, लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो फिर हमें वो स्टिफनेस की और वो डायलॉग डिलीवरी कुछ पर्टिकुलर पैटर्न की, उसकी जरूरत नहीं होती है। और मेरे को लगता है बेसिकली तो वो यही देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंट है, और क्या उन्हीं लाइनों पे ही स्टिक होके चलता है या अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट देता है एज एन एक्टर। तो मेरे हिसाब से, बाकी हर डायरेक्टर का अपना एक नजरिया होता है किसी भी एक्टर को जज करने का। तो बट ये प्रोसेस मेरे को लगता है कि अभी हिंदुस्तान में ये एक्टर ऑडिशन देने में थोड़े से हिचकिचाते हैं। बाहर तो मेरे ख्याल में हॉलीवुड में तो ये बहुत एक मतलब नॉर्मल प्रक्रिया है कि हर इंसान ऑडिशन देता है, और कोई इसमें बुरी बात नहीं है ऑडिशन देने में, आपको भी पता चलता है कि आप कितने कैपेबल हो। तो ऑडिशन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जज करने की एक मतलब एक चीज है। तो ये है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अरुण विचार जी। करके मेरे को आंसर देना पड़ेगा। हाँ, तो अरुण जी तो खुद एक जाने माने एक्टर हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि जी अरुण जी जी एज एन एक्टर क्या सवाल लेकर आए हैं अंजुम साहब के लिए। जी जी। नमस्कार। मैं सवाल पूछने से ज्यादा तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आया था, क्योंकि अरे मुझे सर, आपका आपका अभिनय बहुत ही बढ़िया लगा, दिल को छू गया। थैंक यू सो मच और जिसे कहते हैं सर। कि जैसे मेरे को लगा कि जैसे अगर एक ट्रैक परिणीति के साथ चल रहा है दिलजीत का, तो एक ट्रैक पैरेलल ट्रैक, बिल्कुल पैरेलल ट्रैक चला आपके साथ में। और 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 जब अरे पिक्चर थैंक खत्म यू। हुई
तो मेरे को आपके कैरेक्टर से ज्यादा सिंपैथी हो गई बनिस्पत की हाँ, चमकीला से, क्योंकि क्योंकि जी जी चमकीला के अंदर बहुत सारी मतलब नेगेटिव स्टोरीज थी जो इम्तियाज भाई ने छुई नहीं, और कईयों को उन्होंने हाँ, डिफेंड किया उसको उसके अंदर। लेकिन जो अल्टीमेटली आपका कैरेक्टर निकल के आया, वो इतना प्यारा अरे कैरेक्टर था, इतना प्यारा कैरेक्टर था, और आपने जिस सधी तरीके से, सधे हुए तरीके से उसको अंजुम जी किया ना, तो बहुत ही दिल को छू गया। आज मैंने सुबह गजराज को भी आपका ये वाले सीन के बारे में बताया। क्या हुआ कि कल अच्छा, उनका आज कल मैंने मैदान पिक्चर देखी थी, तो उसके जी जी अंदर जी उन्होंने मेरे को बताया कि सोनाली बोस करके एक फिल्म मेकर है, उन्होंने उनको बोला कि एक नॉन बंगाली को बंगाली कैरेक्टर करते हुए देखना बड़ा सुखद वो था, हाँ अनुभव था जो गजराज जी ने किया। तो मैंने बोला कि गजराज भाई, मैंने अभी चमकीला देखी है, और उसके अंदर ये कैरेक्टर है, ये जो अंजुम जी ने प्ले किया है टिक्की का, मेरे को लगता नहीं है कि वो उनकी कोई ऐसी बैकग्राउंड जो रूरल पंजाब, जो देसी पंजाब होता है, जो मतलब उस तरह का है, वैसा एग्जैक्टली वो नहीं है। मतलब जो एम्बियंस है उसको क्रिएट करने के लिए, जैसे एक्चुअली में वहाँ के लोग ले लिए जाते हैं, वो एक्चुअली में वहाँ के बिलोंग इतना नहीं करते हैं जितना कि वो एज एन एक्टर अपने आप को एस्टेब्लिश कर देते हैं उस रोल के थ्रू। तब आप उनकी डायलेक्ट और वो चीज सब भूल जाते हैं, तब आप उनकी एक्टिंग देखते हैं और वो किस तरह से रोल को पकड़ के, इमोशंस को पकड़ के वो करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग बस एक यही सवाल है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, और आप ये जो कैरेक्टर है, ऑब्वियसली पंजाबी हम लोग हैं, तो हम तो पंजाबी लोग, तो जब तक कि सुबह मेरे एक दो दोस्त है पंजाब में, लुधियाना में, जब तक हमारी गाली ना दे दे एक दूसरे से, तब तक वो होती नहीं है, मतलब दिन बनता ही नहीं है, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि दिन की शुरू। तो वो वैसा एक रिलेशन मेरे को उसके साथ जो चमकीला और उसके साथ देखने को मिला। तो थोड़ा आप बताइए कि किस तरह से इन इनटू द कैरेक्टर्स उसके अंदर कैसे गए, आपका क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड है, बस इसी के बारे में इच्छुक था जानने को। जी 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 सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। और गुजरात सर की आपने बात की, तो गुजरात सर मतलब मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने काम भी किया, एक ऐड की थी हमने टाटा स्काई की, और वो जीजा थे मैं साला था, तो बहुत प्यारी ऐड हमने की थी। और बहुत कमाल के इंसान है वो, बहुत टैलेंटेड है गुजरात सर। जी तो सर ऐसा है कि वैसे तो जो आपने क्वेश्चन किया, मैं इसका सारा क्रेडिट इम्तियाज सर को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा बाकमाल लिखा सर, और बाकमाल जो कैरेक्टर का ग्राफ भी उन्होंने बनाया। हालांकि एक्टर अपना काम करता है, लेकिन उन्होंने बड़ा, जो ब्रीफ थे उनके वो बहुत कमाल थे। और क्योंकि टिक्की जी का ये था कि उनके बारे में जवानी में वो कैसे थे वो नहीं पता था, इसलिए मेरे पास वो लिबर्टी भी थी कहीं ना कहीं कि मैं जैसा प्ले करूंगा लोग समझेंगे कि टिक्की जी वैसे ही थे। और जो आपने सर बात की कि मेरी बैकग्राउंड, सर मैं बैकग्राउंड में मतलब मैं सर आता हूँ पंजाब में, एक शहर है अबोहर, और मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ सर। तो वो मतलब एक बहुत प्यारा सा शहर है अबोहर में। मैं शहरी बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे गांव से भी मेरे रूट्स हैं। जैसे मेरा साथ में खुइया मेरा गांव है, तो मैं वहां से भी। लेकिन सर क्या था कि टिक्की जी 80s के दौरान, मतलब वो तब शायद थोड़ी सी उम्र उनकी हो चुकी होगी, वो जवानी में ही थे अब, मतलब 78 में। तो तब का सर मेरे को इल्म नहीं था। लेकिन ये तो सर फिर इम्तियाज सर ने जैसा लिखा, और वो होता है ना सर कि एक एक्टर के पास सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप अपने डायरेक्टर को सरेंडर कर दीजिए, कि आप उनकी आंखों से देखिए। क्योंकि वो टिक्की जी से कई दफा मिल चुके थे, उन्होंने इस चीज पे 2-3 साल रिसर्च भी की थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार बेस्ट पार्ट यही है कि अपना ज्यादा दिमाग अपना चलाने की बजाय जो इम्तियाज सर ने लिखा है उसको ही ये मान के चलो कि यही मतलब सत्य है, और इसी को इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं। तो इम्तियाज सर ने जो लिखा ना, तो मैंने उसका कोई बहुत ज्यादा शब्द चेंज किए अपनी तरफ से, मैंने वैसा ही परफॉर्म करने की कोशिश की। और जैसे कि आपने कहा कि टिक्की जी की शायद बैकग्राउंड मेरी बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग है सर, वो बिल्कुल सही बात आपने की कि उनके साथ मेरी बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं मिलती है सर। वो किसी और बैकग्राउंड से आते हैं, मैं किसी और बैकग्राउंड से। बट सर मेरे ख्याल में वही तो एक्टर का एक काम होता है कि चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, लेकिन जब वो कैरेक्टर में है तो। और फिर सर इसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो फिर। और फिर सर क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मेरी एक रिजेम्बलेंस थी, फिजिकल अपीयरेंस मतलब रिजेम्बल कर रहा था कहीं, मैं नैन नक्श मेरे शायद उनके साथ मेल जोल खाते थे, इस वजह से भी लोगों को ये लगा कि हाँ यार ये बिल्कुल ही वैसा लग रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि अब जैसे क्योंकि रेफरेंस वीडियोस कुछ थे नहीं, जैसे मैं परफॉर्म मैंने किया, लोगों को यही लगा कि अब शायद केसर सिंह टिक्की जी ऐसे ही थे। तो बिल्कुल सर यही
ये बस एक कंक्लूड करूंगा तो वैसे तो ये जी सही कह रहे हो आप कि डायरेक्टर का मीडियम है ये, और लेकिन इसके जी जी अंदर ना एक्टर के साथ जुगलबंदी बहुत जरूरी है, जो कि बिल्कुल एकदम लय और सुर सब मिल गया आप दोनों का। और आपने जितनी सिंसियरिटी के साथ में उसको प्ले किया ना, क्योंकि बहुत सारे सीन्स मेरे को ऐसे बहुत अच्छे लगे जिसके अंदर आप बोल नहीं रहे हैं, आप सिर्फ वो जी कर रहे हैं, अपना तबला बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, या फिर हाँ आपके वो छोटे में छोटे रिएक्शंस है। तो उसके अंदर कई बार क्या होता है कि वो एक्टर्स की जो वो पूरी जो कैरेक्टर के अंदर वो कई बार लूज कर जाता है, लेकिन वो नहीं किया। और वो ऑब्वियसली इम्तियाज भाई ने उसको कितनी अच्छी खूबसूरती से पकड़ा, वो देखने वाली बात थी। बिल्कुल। तो बहुत 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 मुबारकबाद एक बार फिर से, बहुत थैंक यू बहुत सो अच्छी। मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, आपकी तरफ से ये चीज आ रही है सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मैं कहा एक जगह हाय मैम, इम्तियाज हाउ आर ने यू? सर एक जगह इम्तियाज ने ये बोला भी है कि सॉरी दिलजीत ने ये बोला है कि जितनी मैं जानता था, पंजाब से होने के बावजूद मैं जानता था जितना चमकीला को, इम्तियाज उससे ज्यादा जानते थे। तो दैट शोज अरे की सर बिल्कुल। है वो अपने आप में कितनी कंप्लीट रही होगी। तो आई थिंक दैट कैन बी। नहीं सर, इम्तियाज सर ने बहुत सारी रिसर्च की है, और सर वो एक एक गाना उनको सर कंठस्थ है सर, वो एक एक गाना बहुत उनके, मतलब केसर सिंह टिक्की से भी जो उनकी बातें हुई होंगी सर, और जो रिसर्च उन्होंने की है सर, बड़ा कमाल सर। मतलब वो कमाल ही रिसर्च रही है सर उनकी। जी जी जी। तो हमारे साथ दीपिका जुड़ी जी। हुई। दीपिका, आप अपने सवाल के साथ आइए। जी। सत श्री अकाल अनुज जी। पहले सत तो श्री अकाल बहुत बहुत मिस्टर दीपिका बधाइयाँ। जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैं मैम, तो थैंक बहुत यू सो बहुत मच। बधाइयाँ। बहुत अच्छा आपका रोल, जैसे कि अरुण जी ने कहा, सच्ची आपसे ना सिंपैथी होने लग गई थी लास्ट में कि हाय इनको कनाडा क्यों नहीं लेके गए। अभी तो है मैम कि को नहीं? आजकल मैं एक दो तीन कमेंट्स भी नीचे आए हुए थे। अरे भी पासपोर्ट तो था नहीं, राशन कार्ड पे कौन कनाडा लेके जाता है? हमने तो वो सोचा ये भी नहीं, हमने कहा है इनको क्यों नहीं लेके गए। तो मैम अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को जी। और एक चीज मैंने पूछनी है वैसे ही कि आपको सच्ची में जी ढोलकी बजानी आती मैम, ये बड़ी कमाल आपने बात पूछी मैम, मेरे को तो बिल्कुल ढोलक बजानी नहीं आती थी। और जब मेरी पहली मीटिंग हुई इम्तियाज सर से, तो उन्होंने मेरे को जैसे कहा कि आपको अंजुम थोड़े से बाल बड़े कर लेना यार, दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी कर लेना, आपका वेट थोड़ा सा वैसा है कि इसको 10-12 किलो अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लेंगे। मैंने कहा सर सब हो जाएगा। तो मेरे जहन में हमें ख्याल आया, मैंने कहा यार ये इतने बड़े ढोलक वादक थे उस समय के, कुलदीप मानक के साथ इन्होंने ढोलक बजाई, मतलब सुरिंदर चिंदा के साथ, चमकीला के साथ भी बजाते रहे काफी समय तक। तो मेरे हमें मन में एक आई बात, मैंने कहा कि सर इतने बड़े ढोलक वादक है, तो कहीं मैं ऐसा ना लगे कि मैं ढोलक बजा रहा हूँ, क्योंकि मेरी म्यूजिकल बैकग्राउंड जरूर है, हारमोनियम मैं बजा लेता हूँ, सिंगिंग मतलब सिंगिंग बैकग्राउंड है, तो स्वर का मेरे को पता है, मैं सुन अच्छा लेता हूँ, शायद मैं कहीं कमसुरा या बेसुरा हो जाता हूँ गाने में, लेकिन मैं ताल भी मेरे को समझ में है, क्योंकि मैंने भंगड़ा किया इतने साल। तो मैंने कहा सर मेरे को लगता है कि अगर मैं सीख लूँ ढोलक, तो सर ने कहा कि अगर मन में इच्छा है तो सीख लो, अगर आपको लगता है कि वो हेल्प करेगी। मैंने कहा सर हेल्प तो बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो मैम जो आपका सवाल था कि ढोलक मेरे को आती नहीं थी, और फिर हम इम्तियाज सर ने चंडीगढ़ में एक ट्यूटर जो केसी वैष्णव जी थे, गुरु उन्होंने मेरे लिए अपॉइंट किए, जो कि मेरे को रोज ढोलक सिखाने आते थे। और टिक्की जी का क्या था कि वो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था, जो कि वीडियोस में देख के पता चला कि वो राइट पैर के मतलब अपने घुटने के नीचे ढोलक दे के रखते थे। है? और हाँ जी, और आमतौर पे क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से लोग ज्यादा बेस बजाते हैं, राइट से मदीन बजाते हैं, ये उल्टा बजाते थे, राइट से बेस और लेफ्ट से मदीन, और छल्ला छल्ला से बजाते थे, अपने अंगूठे में छल्ला डाल के ये ढोलक बजाया करते थे। तो फिर पहले तो उस चीज पे मतलब 2-4-5 दिन किया, और फिर उसी मतलब पोज में बैठ के मेरे मतलब जो गुरु जी थे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करवाई। तो कुछ 3 महीने दिसंबर में शूट हुआ शुरू हमारा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने मैंने ढोलक सीखी, और रोज मेरे ख्याल 2 घंटे सुबह लगते थे और 1 घंटा शायद शाम को। तो ऐसे 3 घंटे मतलब हम लोग मतलब मेरे गुरुजी मेरे को प्रैक्टिस करवाया करते थे। और शायद वो बस मेरे ख्याल में मैं ढोलक इतनी अच्छी तो नहीं बजानी सीखा मैं, लेकिन एक चीज हो गई थी कि वो बैठने का स्टाइल, और वो जैसे दुगन ताल थी या थाप थी, वो मेरे को देनी आ गई थी कि कहाँ पे तोड़ा देना है और किस जगह पे। तो वो शायद वो कहीं ना कहीं रियल लगना शुरू हो गया था, कि मैं कर तो फेंक ही रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन वो लगा नहीं।
कैमरा के सामने। तो ये 2-3 महीने मेहनत बिल्कुल की है। यहाँ पे हाथ में हम छिल जाया करते थे क्योंकि आपको पता नहीं होता ना, तो क्योंकि वो हाँ जी। जी तो नहीं मैम सीखी, फिर ढोलक सीखी। तो पहले बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन 2-3 महीने लगाए फिर इस कला को सीखने के लिए जी हाँ। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और सुजीव जी, अगर थैंक यू किसी सो और मच का कोई मैम। क्वेश्चन है तो प्लीज फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, एक नहीं नहीं, क्वेश्चन आप और है पूछिए ना, मेरा। आप पूछिए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है। अंजुम जी से ही पूछना था, इम्तियाज जी की तो सभी बात कर रहे हैं, तारीफें भी बहुत हैं उनकी। दिलजीत भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, सिंगर हैं। तो दिलजीत जी के साथ काम का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मतलब कैसे रिलेशन, और उसके साथ मैं ये कनेक्ट करना चाहूंगी कि टिक्की या चमकीला से आप कितना कनेक्ट कर पाते हो इस मूवी के दौरान? मैम पहले तो मैं आपके इसी सवाल का जवाब देता हूँ मैम। तो टिक्की और चमकीला से ना मैम, होता क्या है कि मैंने जैसे चमकीला मैं सुनता था, हालांकि मैं चमकीला जी का को बहुत डाई हार्ड फैन नहीं था। बड़ी जिंदगी में लेट मेरे को चमकीला सुनने का, मेरे क्योंकि चाचा जी सुना करते थे तब हमें मतलब सुनने का मौका मिला। मैं 14-15 साल का रहा हूँगा जब मैंने ये शायद सुनना शुरू किया चमकीला। लेकिन मैम आई वॉज अ डाई हार्ड फैन गुरदास मान जी का। वो मैं आज भी हूँ, तो मैं उनके गाने सुना करता था। तो बट क्या हुआ, क्योंकि मैम इतने सालों से थिएटर भी किया, इंडियन थिएटर से पास आउट हूँ मैं, और भंगड़ा भी किया। मैं ढोल वालों की संगत में भी रहा, मेरे उस्ताद जी अबूहर से जो थे, और म्यूजिशियंस की संगत में भी रहा। तो कहीं ना कहीं मैं इन लोगों को समझ पा रहा था कि ये बेसिकली ये जो इस दुनिया के जो लोग हैं, चमकीला की दुनिया के लोग, उनसे मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मेरी वाकफियत है, मैं इनसे वाकिफ हूँ। इन लोगों से ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बिल्कुल ही अलग अलग दुनिया में आ गया हूँ। और मैं आपसे दूसरा सवाल क्या था जो आपने पहले किया था, जी। इसके बाद वाला। कि दिलजीत जी के साथ काम करने का हाँ एक्सपीरियंस। दिलजीत। तो मेरे को लगता है कि इस दुनिया से मैं वाकिफ था, और चमकीला और टिक्की से मैं रिलेट कर पा रहा था बिल्कुल बहुत अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ये मेरे को अलग दुनिया के लगे। और मैम दिलजीत भाई के साथ तो वो मेरे को लगता है उनको रूहानी कमाल प्राप्त हो गया है। वो एक अलग उनकी तार कहीं जुड़ी होती है। एक्शन कट के दौरान वो सीन में है, उससे पहले और उसके बाद में उनके मुंह में उनका जाप चल रहा है। और अगर कुछ बात उनके मन में है कुछ करने वाली, वो कॉमेडी भी करते हैं, मतलब ऑफ स्क्रीन भी वो उतनी एनर्जी के साथ, मतलब वो अपनी एनर्जी सेव करके रखते हैं, शांत रहते हैं। और बट फिर भी ऑफ स्क्रीन मतलब वो मजा करते हैं कुछ, क्योंकि उनके इतने साल हो गए उनको परफॉर्म करते हुए, इतने साल से वो स्टारडम देख रहे हैं, तो उनके पास बहुत सी बातें हैं करने के लिए। तो हम बीच बीच में बातें किया करते थे हम दिलजीत पाजी का। और सबसे बड़ी बात तो उनमें ये देखने को मिलती है मैम कि अ, इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी कैसे आपको, मतलब आप हलीमी के साथ रह सकते हो, कैसे आप मतलब डाउन टू अर्थ रह सकते हो, ये उनसे सीखने को मिलता है। वेरी हम्बल पर्सन, बहुत ज्यादा, सच में। वो जो हमारे सामने इमेज है दिलजीत पाजी की कि वाहिगुरु सत श्री अकाल जी, वो हाथ जोड़ने वाले, वो असल में भी वो वैसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं वो लोगों के सामने कुछ और है और वैसे कुछ और है। मैंने तो मतलब 35-40 दिन तो आदमी फेक नहीं हो सकता, रोज हाँ ऐसा जी, नहीं हाँ जी। बिहेव कर सकता। वो असल में वैसे हैं, इस वजह से हमें वो दिखते भी वैसे हैं। आज ही मैंने एक जी वीडियो में देखा, उसमें बोला था कि दिलजीत जी ने जो चमकीला जी के बेटे आए थे वहां पर, उनको हाथ हाँ जोड़ जब करके बड़ा वो जी जी किया, जी जी। नहीं आदर वो किया ऐसे ही है, वो उनका। ऐसे ही है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल मैम वो ऐसे ही हैं। और मैम वो होता क्या है, जब तक आप उनको छेड़ते नहीं हो तब तक वो अंदर वाला वो रौद्र रूप बाहर नहीं निकलता है, वो रौद्र रस वो बाहर नहीं सबके साथ निकलता है। है। जब तक है ना मैम, वो किसी को भी मैम आप अगर छेड़ोगे ज्यादा, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो मैम कुछ ना कुछ तो बोलेगा मैम। हाँ तो जी। जैसे वो कहते हैं ना कि 5 विकार है, इनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन रहता कोई नहीं। वो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर रहना चाहिए, लेकिन रहता कोई नहीं है। वो क्रोध भी एक उसमें से एक वो है। तो वो वाला रस आ जाता है कभी कभी। तो हालांकि मैंने देखा है दिलजीत पाजी का, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ जनरल कि, बट बहुत शांत प्रवृत्ति के इंसान है वो। आजकल योगा बहुत करते हैं, मैंने सुना वो। अच्छा, जी मैम। चलो ऐसे ही हम आपको और मूवीज में देखते रहें और ऐसे ही इंटरव्यू लेते रहें। मैम थैंक यू सो मच मैम, और आगे थैंक यू सो मच, सजीव मेरे को जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। जी आपसे बस बात आप करके सबका अच्छा आशीर्वाद लगा। चाहिए मैम मेरे को। थैंक जी, यू। थैंक यू। दिलजीत के हाँ जी क्रोध के सजीव। बारे में बात करी आपने, तो मुझे वो कंगना वाला एपिसोड भी याद आ गया था। कौन सा सर? वो कंगना के साथ हुआ था ना एक बार वर्बल कुछ बातें। तो, तो सर चलिए, फरहाद के पास एक सवाल शायद और था। फरहाद, आपको जोड़ता हूँ मैं। जी जी जी।
मेरा एक ये सवाल था कि जैसे कि चमकीला एक बायोपिक है ना, तो दो हिस्सों में ये सवाल है कि एक तो ये जो पूरी फिल्म थी उसमें आपको इम्प्रोवाइजेशन का कितना स्कोप था, वर्सेस आपने जो पहले कैरेक्टर्स किए थे, जैसे 83 में किया था आपने, मामला लीगले में किया था, उनमें कितना इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप था बनस्पत चमकीला के और दी अदर वे राउंड जैसे भी, तो इम्प्रोवाइजेशन का इन बायोपिक है स्कोप भी या इट्स नहीं है? या पाजी मेरे को इस बात पे तो मैं मतलब कोई कमेंट नहीं कर सकता कि मतलब बायोपिक में स्कोप होता है इम्प्रोवाइजेशन का कि या नहीं होता। बट मैं ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने बात की 83 की, 83 में इम्प्रोवाइजेशन काफी थी। तो पाजी इम्प्रोवाइजेशन हम शब्द को ना कहीं बहुत बड़ा बना दिया गया है शायद वो। पाजी इम्प्रॉम्प्टू जो चीजें कई दफा एक्टर के मन से निकलती हैं या कोई शब्द निकलता है, मेरे को लगता है वो शायद बड़ा कई दफा वो बिलीफ सिस्टम के साथ निकलता है वो शब्द, और वो जो लिखा होता है उससे भी कई दफा अच्छा बोला जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। और जैसे कि चमकीला जैसे बायोपिक थी, बायोपिक है, और इसमें सर इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी क्योंकि इम्तियाज सर ने इसको लिखा ही इतना बाकमाल था। सर क्या होता है, एक राइटर वैसे तो कंफ्यूज होता है, वो ज्यादा नहीं लिख पाता क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में, राइटर इज ऑलवेज माइजर। वो पूरे कैरेक्टर का अभी ग्राफ नहीं लिख सकता, उसका आगे पीछे का क्या जर्नी है, परिवार कौन है, वो नहीं लिख सकता, लेकिन वो कुछ कुछ चीजें लिखता है। तो इम्तियाज सर ने जो कितने पता नहीं ड्राफ्ट उन्होंने लिखे होंगे, 4 5 6 ड्राफ्ट, और अपने ही ड्राफ्ट को फिर मतलब काट के एक और नया ड्राफ्ट लिखना, तो उनको कितना काम उन्होंने किया होगा। और एक एक्टर जो अभी मतलब अभी 3 महीने हुए होंगे रोक इन किए उसको या प्रोजेक्ट पे आए हुए, और वो आते ही अगर लाइन चेंज कर देगा तो राइटर को गुस्सा तो फिर आता है कई दफा, अगर उसके पास कोई बाकमाल और कोई और अच्छी लाइन उससे नहीं होती राइटर से लिखी। तो इम्तियाज सर की लाइंस में मैं सच्ची बता रहा हूँ कि ऐसी लाइंस लिखी हुई थी कि वो आपकी जबान पे ऐसी चढ़ती थी लाइन कि आपको लगता ही नहीं था कि यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता था कि फिर यार ये तो मतलब इम्तियाज सर की लिखी हुई लाइन की तौहीन है कि अगर आप अपने मतलब बेवजह फिजूल की बात कर दो, आप बीच में कोई शब्द, या तो आपके पास इनसे बड़ा कोई उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है या उससे अच्छी लाइन नहीं है, तो आप शांत रहिए और अपना काम जो आपको एक्टिंग का काम जो सौंपा गया है आप वो करिए, आप राइटर मत। तो मेरे को लगता था कि इम्तियाज सर ने बड़ा बाकमाल लिखा था, एक एक शब्द को जैसे मोती पिरोते हैं सर, वैसे वैसे उन्होंने वो माला का मोती एक एक शब्द पिरो के सब लिखा हुआ था। तो इस वजह से हमने कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं की। इक्का दुक्का सर कभी शब्द एक उधर एक दो शायद यूज किए हों तो वो मैं उस बात के लिए नहीं बोल सकता, अदरवाइज छोटे छोटे शब्द भी सर उन्होंने लिखे हुए थे ऑलरेडी, वो लाइन सारे। जी, तो इसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं थी सर, और ना ही हमने कोशिश की चमकीला में। एंड पहले के वाले, पहले मामला लीगल है हाँ में सर, जैसे मामला वो लीगल है, मामला लीगल है में जो हमारे राइटर थे सौरभ खन्ना जी, वो इस बात के लिए बड़े ओपन थे। वो कहते थे कि यार अगर मेरी लाइन पसंद नहीं आ रही है लेकिन इससे अच्छी लाइन दो आप मेरे को, इससे अच्छा कुछ पंच दो मेरे को, तो मैं फिर, मेरे को अपनी लाइन से कोई प्यार नहीं है, मेरे को अपने पंच से कोई प्यार नहीं है, अगर आप इससे अच्छा कुछ दोगे मेरे को तो मैं पागल हूँ। चीज तो अल्टीमेटली निकल के हमारी आनी है, लोगों को पसंद आएगी तो लोग यही कहेंगे कि अंजुम, तब थोड़ा पता है कि अंजुम ने इम्प्रोवाइज किया था, तब तो यही पता ना कि सौरभ खन्ना ने लिखी थी, तो वो यही बात बोलते थे। चाहे 83 में भी यही बात थी। कबीर खान सर, वो लास्ट वाला जो सीन था जिसमें हम जब वर्ल्ड कप जीत और ऊपर की तरफ एक बार देखता हूँ, वो जेस्चर करता हूँ, वो सब इम्प्रोवाइज था। और हमने जब किया तो कबीर खान सर को बहुत अच्छा, और सर एक अच्छे डायरेक्टर की ये भी चीज है कि अगर उसकी आपका जो किया हुआ मतलब इम्प्रॉम्प्टू कोई एक्ट है, अगर स्पॉन्टेनियस कोई एक्ट है, अगर वो अच्छा है, तो अगर वो बहुत अच्छा डायरेक्टर और वो समझ पा रहा है इस चीज को तो फिर वो रखेगा सर, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो उसी का है ना सर, फिल्म तो उन्हीं के नाम से बिकेगी ना सर, कि उन्हीं के नाम से कि इन्होंने बनाई है ये फिल्म। तो मेरे को लगता है सर कई दफा इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश होती है, कई दफा नहीं होती। जहां पे है वहां पे सर कर लेना चाहिए, जहां पे नहीं है वहां पे चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जितना आपको बोला गया उतना काम करके आप अपना घर पे आके आराम से सो जाइए। जी सर। जी जी। ओके, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो भी फटाफट माइंड में आता है वो बताइएगा। तो बेस्ट और वर्स्ट फैन इंटरेक्शन कोई हुआ हो तो बताइए कुछ, जैसे कहीं पे आपको एक फैन मिला हो आपको तो बेस्ट और वर्स्ट
अगर कोई छोटा सा कुछ बता सर दें। वर्स्ट कभी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई अभी फैन बेस इतना नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कोई फैन बेस नहीं था। प्यार करने वाले सर हैं। सर सबसे बढ़िया तो यही होता है जब आपको कोई मिलता है, आपको जप्फी डाल लेता है। और पंजाब वाले से, जैसे मैं अबोहर से आता हूँ, जी तो अबोहर में बहुत सारे ऐसे लोग प्यार करने वाले मिलते हैं जो कि आपको कॉलर भी पकड़ लेते हैं, और पाजी एक फोटो करानी है, अब इधर आओ, तो जप्फी डाल के। तो ये सब अच्छा ही लगता है सर, हमेशा से अच्छा लगता है सर। और अभी सर इन दिनों में मैं देख रहा हूँ कि बाहर निकलता हूँ तो थोड़े से लोग मिलते हैं, तो सर अभी तो मजा ही आ रहा है सर। अभी फिलहाल मेरे ख्याल में मैं उस जोन में पहुंचा नहीं हूँ जो बड़े स्टार जब पहुंच जाते हैं कि फिर उनको ये फैंस तकलीफ देने लगते हैं। मेरे को सर अभी नहीं तकलीफ दे रही। नहीं, जरूर आप पहुंचने वाले हो उस तक, और बहुत आप सफर एकदम आप सर सही शुक्र, ट्रैक पे चल रही हो। पंजाब में अभी थैंक यू सो चमकीला के मच सर। अलावा और बताइए, कोई और सिंगर जिसको आपको लगता है कि उसकी बायोपिक बननी चाहिए और उसको आप परफॉर्म भी करना चाहें, कोई ऐसा सिंगर? सर सिद्धू मूसेवाला सर। गुड। सिद्धू मूसेवाला सर, मेरा हमेशा सर यही होता था, चाहे चमकीला जी भी चाहे सिद्धू मूसेवाला भी। सर मेरा ये होता है कि अगर आप उनसे सहमत नहीं है तो आप उनकी चीजें मत सुनाएं, लेकिन सर मारना या गोली किसी चीज का हल नहीं। नहीं है, राइट। तो सजीव जी वही है पाश सर, पे आपको कोई बननी हक नहीं चाहिए। है सर किसी की। जी, क्या जी कह रहे थे? पाश 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 पे बननी चाहिए हाँ, पंजाब पाश के पे, सिंगर। अरे राइट। सर ऐसे बहुत सारे बहुत सर, सारे। ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन पर बननी चाहिए सर बायोपिक्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, अनडाउटेडली। सजीव जी ने बोला था एक आपसे फनी क्वेश्चन पूछने के लिए, तो मैं पूछ रहा हूँ जी कि सर। कभी कभी राघव चड्ढा आए आपकी हौसला अफजाई करने सेट पे? तब सर राघव चड्ढा जी शायद राजनीति में थे, तब परिनीति में नहीं। अच्छा। तो तब वो राजनीति में ही थे सर। नहीं सर, ये सब अच्छा। मेरे सर हमारे सामने तो कभी सर ऐसा कुछ, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज थी इनफैक्ट, क्योंकि परिणीति बहुत अच्छी इंसान है सर। और बहुत खुशी हुई थी कि जब ये न्यूज भी हमें आई थी, मतलब बाद में ही पता चला था। तब ऐसा सर कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं था, इस बात का इल्म ही नहीं था सर हमें। जी सर। इनफैक्ट वो परिणीति के साथ आपका एक जो सीन है ना छत पे, जो आप वो बोलती है कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मैरिड है, तो वो सीन भी बहुत ही प्यारा जी निकल कर आया, बहुत ही खूबसूरत निकल कर आया। जी 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 सर। जो जी आप जी जी दोनों के जी। जो रिएक्शंस हैं, जो आपके डायलॉग्स हैं, वो इतने, ऐसा लगता है बिल्कुल नेचुरल चल रहा है, कुछ उसमें लगता ही नहीं कोई लिखी हुई चीज बोल रही है। और इनफैक्ट पूरी जी जी फिल्म जी जो जी है वो कमाल सर। की फिल्म बनी, हाँ। बहुत ही कमाल की। नहीं सर, वो भी सर क्रेडिट सर सारा है। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि सर हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं सर कि पंजाबी में जैसे हम बोलते हैं, चंगा कीता मैं, माड़ा कीता रब। तो हम्म, सर मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि अच्छा भी उसी ने किया, और बुरा भी अगर कर रहा है तो वही। जैसे हमारे सर गुरबानी में बोलते हैं कि तेरा भाना मीठा लगे, कि पाने में सर रहना चाहिए, और उसकी जो विल है, मतलब गॉड्स विल को हम फाइनल लेके चले, तो सर मेरे को ऐसा लगता है फिर आप सुकून में रहते हो। तो वही सर बात। अजय भाई, कोई लाइफ फिलोसफी ऐसी जो आप हमेशा फॉलो करते हो? बस सर मेरे ग्रैंडफादर एक बात बोला करते थे सर, वही है बस एक, कि वो बोला करते थे कि मंदिर ढावी, मस्जिद ढावी, होर भी ढावी जो कुछ कहता, एक बंदे का दिल ना ढावी, दिल विच रब रहेगा। क्या बात। तो सर मतलब आप अनटिल अनलेस आपका सर कोई बुरा करेगा। जैसे सर वो एक बहुत बड़ी बात किया करते थे, एक बहुत बड़े साधु थे, वो एक वृक्ष के नीचे रोज पाठ पूजा किया करते थे। उनके जो चेले चट्टे थे वो भी साथ में खड़े रहते थे। तो रोज एक बिच्छू आता था, वो उनके पास आता था, उनको काटने की कोशिश करता था, वो उसको ऐसे साइड पे कर दिया करते थे। वो 5-7 दफा जब उन्होंने ऐसे किया तो एक चेले ने बोल दिया, कहता गुरु जी आप, मतलब मेरे को लगता है कि उस्ताद जी आप पागल हो, कि रोज आता है आपको काटने के लिए, एक मारो इसके मुंह पे चप्पल और खत्म कर दो बात। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात, ये मेरे ग्रैंडफादर सुनाया करते थे। वो कहते थे कि यार, उसके उस्ताद जी ने, मतलब वो जो गुरु थे, उन्होंने ये बात बोली, कहते कि यार देखो, काटना उसकी फितरत है, उसको ना मारना ये मेरी फितरत है। क्या बात। तो सर वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी फितरत क्या है। और सर मेरे को लगता है कि अगर आप बड़े प्यार से और सुकून से रहते हो ना सर, तो आपको सारे जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो आपको वैसे ही मिलते हैं। पहले तो सर आपको खुद देखना चाहिए, मतलब अपने आप के, वो जो हम पंजाबी में कहावत है सर कि अपनी पीढ़ी थले थले सोटा फेरना, कि आप पहले जहाँ पे हो, पहले अपने नीचे, आप अपने अंदर पहले झांक के देखिए कि आप सही हो। फिर आप हम्म। दूसरे से एक्सपेक्ट कीजिए कि वो सही हो। तो मेरे ख्याल में सर यही है, बस यही एक फिलोसफी वाला वो था तो जो मेरे ये ग्रैंडफादर तो हमेशा बोला आपकी करते थे। मूवी में भी डायलॉग अंजुम जी, ये तो मैच कर गया, जो दिलजीत जी बोलते हैं कि मारना उनके काम है, वो तो गोली मारेंगे, गाना बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल है, हम हम गाना गाएंगे। बहुत बहुत प्यारा डायलॉग है।
ट्रू तो ये ट्रू ट्रू, डायलॉग बिल्कुल बहुत सही ही बात। अच्छा। हाँ जी जी। तो बिल्कुल अंजुम भाई ने बिल्कुल हमारा भी दिल नहीं तोड़ा, देखिए हमारे जी। कहने पर प्यार से बुलाया तो ये आ गए अपना टाइम निकाल कर। अरे तो आपका अरे बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम भाई। थैंक यू सो मच, फरहाद का थैंक यू सो स्पेशल। मच। मेरे को आप सबसे सबसे बात करके इतना अच्छा लगा, आपने इतने इंटेलिजेंटली इतने प्यारे प्यारे सवाल पूछे सर, और मेरे को बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच सर, मतलब आई एम फीलिंग थैंक यू, ब्लेस्ड सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत अंजुम जी, थैंक यू एंड सर, थैंक ऑल यू द बेस्ट। अंजुम लव यू जी। सर, थैंक थैंक यू यू सर, अंजुम जी। थैंक यू, और ये थैंक यू मूवी सर, देख के थैंक यू हमें मैम। लगा ही नहीं कि हम मूवी देख रहे हैं, हमें लगा हम शायद उस पिंड में पहुंच गए और हम राइट सारों राइट, के साथ ही हैं, एब्सोल्युटली हम सामने एब्सोल्युटली। देख थैंक यू रहे हैं। सो मच मैम, थैंक यू सर, थैंक यू बिल्कुल। सो मच।